आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट, ड्राइवर की मौत, 8 जवान घायल। इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई ने केरल में कांग्रेस को दी कड़ी चुनौती, राहुल गांधी और शशि थरूर के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। नफे सिंह राठी मर्डर केस में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शामिल होने का शक। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर भड़की थी हिंसा, एनआईए ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मूड, तेज हवाएं और बूंदाबांदी शुरू। तो क्या अब खत्म हो जाएगी इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग? फिलिस्तीन के पीएम ने दिया इस्तीफा, हमास फतह में नई सरकार के गठन पर चल रही है चर्चा। आरबीआई ने एसबीआई पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी एक्शन। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने पहुंची भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने लिया एक्शन। और मोहम्मद शमी की हुई सर्जरी, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जनविश्वास यात्रा में व्यस्त हैं। उनकी जनविश्वास यात्रा के दौरान सोमवार देर रात उनके काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक जवान घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना पूर्णिया में बिलौरी पैनोरमा हाइट के पास हुई। तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा के काफिले की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा रही कार से टकरा गई। इस कार में सवार 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा का दूसरा चरण 25 फरवरी से शुरू हुआ था और इसका समापन 28 फरवरी को होगा। दूसरे चरण के तहत लगभग 1400 किलोमीटर का रोड शो हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने सोमवार को केरल में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम से पुन्नियन रविंद्रन और वायनाड से एनी राजा को मैदान में उतारा है। वीएस सुनील कुमार त्रिशूल से और अरुण कुमार मावेलिकारा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, फिर भी उसने केरल में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां से कांग्रेस के 2 बड़े नेता वर्तमान में सांसद है। कांग्रेस के शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं तो उन्हें सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से चुनौती मिलेगी और शशि थरूर को सीपीआई के पन्नियन रविंद्रन से। सीपीआई के राज्य सचिव विनय विष्णम ने तिरुवनंतपुरम में राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की। हरियाणा के कद्दावर नेता और इंडियन नेशनल लोक दल के स्टेट चीफ नफे सिंह राठी मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि इस केस में एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर शामिल हो सकता है। पुलिस को शक है कि उसने विदेश में बैठे हुए अपने गुर्गों और शूटरों के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसी गैंग ने कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक बीजेपी नेता की हत्या करवाई थी। हरियाणा पुलिस इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के एक बहुत खास करीबी से मंगलवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। सोमवार को पुलिस ने हरियाणा के टॉप मोस्ट गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की है। उसने नफे सिंह राठी हत्याकांड में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया है। दूसरी तरफ इस केस में 3 और लोगों के नाम एफआईआर में जोड़े गए हैं। इनमें 2 लोग एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके नाम वीरेंद्र राठी, संदीप राठी और राजपाल शर्मा है। पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान जब्त की गई हिंसा के वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारियां की गई है। यह घटना 30 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई थी। राज्य पुलिस ने उत्तर दालखोला के
तजामुल चौक पर हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर शुरू में 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल 2023 को रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को NIA के हवाले करने का आदेश दिया था। उसी के मुताबिक NIA ने तत्काल मामले सहित 6 ऐसे मामलों की जांच की। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले दिनों चमकदार धूप परेशान करने लगी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली के मौसम में फिर बदलाव हुआ और हल्की ठंड की वापसी हो गई। ठंड के साथ अब दिल्ली के कई इलाकों में तूफान के साथ झमाझम बारिश होने वाली है। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। नोएडा में तेज ठंडी हवाएं चल रही है और बूंदाबांदी की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलीपुर, बुराड़ी, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन, करावल नगर, आजादपुर, पीतमपुरा, मुंडाका और पश्चिम विहार व NCR के लोनी देहात, बहादुरगढ़ के कुछ इलाकों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। इसके अलावा NCR में गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला के कई इलाकों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। गाजा में लगातार हो रहे इजरायली हमलों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। रमजान के मौके पर अस्थायी युद्ध विराम पर सशस्त्र सहमति लगभग बन गई है। शनिवार को पेरिस में हुए वार्ता में इस पर चर्चा हुई। इसमें बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी जानकारी रविवार को इजराइल वॉर कैबिनेट को दी है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इससे उलट बयान दिया और कहा कि समझौते के बावजूद वो नहीं रुकेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, यदि कोई ये सोचता है कि हम बंधकों को रिहा करने के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे और उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी तो वो गलत है। हम इस जंग को आगे भी जारी रखेंगे। हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। हमें हमास को पूरी तरह खत्म करना है। इसके बाद हिजबुल्लाह को वहां वापस ले जाना है जहां उसे होना चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। चौतरफा दबाव के बावजूद इजराइल हमेशा जंग जारी रखने की बात करता रहा। इजराइल के साथ जंग के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह युद्ध के बीच एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने को लेकर फिलिस्तीनियों में एक आम सहमति बनाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। फिलिस्तीनी PM का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब पश्चिमी खेमे में फिलिस्तीन अथॉरिटी को कथित रूप से कमजोर करने और गाजा पट्टी में एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने को लेकर काम चल रहा है। अमेरिका गाजा में युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इजराइल यहां अपना शासन कायम करने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बैंक पर रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते ये एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी केंद्रीय बैंक ने पेनल्टी लगाई है। कैनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, सिटी यूनियन बैंक पर भी 66 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। SBI के खिलाफ RBI ने स्टेट ड्यूटी इंस्पेक्शन किया था। रिपोर्ट में पता चला है कि बैंक ने गिरवीदार के तौर पर कुछ कंपनियों के 30% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल ले रखी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित अवधि के तहत जो अमाउंट था वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में नहीं डाला गया था। बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे। एक्टर्स अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने की भीड़ जुट गई। एक्टर्स की झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू हो गए। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अक्षय टाइगर लखनऊ के घंटा घर पहुंचे थे। एक्शन स्टंट दिखाते हुए दोनों स्टार्स ने एरियल एंट्री ली। वहां मौजूद फैंस ये देख एक्साइटमेंट में चीखने लगे थे। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जहां दोनों एक्टर्स रस्सी के सहारे करतब दिखाते हुए स्टेज पर उतरे। नीचे खड़ी पब्लिक उन्हें देख चीखती चिल्लाती रही। लखनऊ के घंटा घर से स्टेज तक का रास्ता अक्षय टाइगर ने एरियल के सहारे लटके हुए तय किया।
लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरकार अपनी सर्जरी करवा ली। शमी की एरी का ऑपरेशन सफल रहा है। स्टार गेंदबाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्हें रिकवर होने में समय लगेगा। अपनी इंजरी पर अपडेट देते हुए शमी ने कहा कि उनकी एरी का ऑपरेशन सफल रहा है। स्टार गेंदबाज ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक भावुक पोस्ट लिखा। शमी ने लिखा, मैं अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए उत्सुक हूँ। शमी ने कुल मिलाकर 4 फोटोज शेयर किए जिनमें वो अस्पताल में भर्ती दिखाई दे रहे हैं। वो सर्जरी के कारण ही IPL 2024 से बाहर हो गए, जिससे गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा था। शमी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे। वो आखिरी बार नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए खेले थे।